राजनीतिक दलों को जिनके लिए आप ये बात कर रहे हैं, वो लोग अगर इस एसआईआर में प्रोएक्टिव अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि वो हमारे वोटरों को इस्तेमाल कर रहे हैं और राजनीतिक दल को वोट देना न देना हमारे मुसलमान होने का सबूत बिल्कुल नहीं है। मैं जहां रहता हूं, ये सोसाइटी ही 2002 में नहीं बनी थी, ये 2002 के बाद सोसाइटी बनी, तो यहाँ तो 2002 की वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा। अब 2002 के जो दंगे हुए थे उसके बाद में बहुत सारे मुस्लिमों को पलायन करना पड़ा था मजबूरन, नरोड़ा पाटिया हो या दूसरे गुलबर्ग सोसाइटी वाले लोग हो, तो ऐसे लोगों को अब क्या किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। गुजरात में भी एसआईआर लागू होने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बीते दिनों बिहार में एसआईआर को चुनाव आयोग ने लागू करके 60 लाख से ज्यादा लोगों के मताधिकार को छीन लिया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या गुजरात में भी एसआईआर लागू करके चुनाव आयोग लोगों के मताधिकार को छीनने की कोशिश कर रहा है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली बनकर रह गई है? इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं मुजाहिद साहब के पास। मुजाहिद साहब वैसे एमसीसी चलाते हैं और गुजरात के मुस्लिमों के तमाम इश्यूज पर खुलकर अपनी बात करते हैं। मुजाहिद साहब से ही बातचीत करते हैं। मुजाहिद साहब, सबसे पहले सवाल ये कि एसआईआर, इसे आसान शब्दों में आप कैसे बताएंगे लोगों को? एसआईआर के वैसे तो फुल फॉर्म स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, गहन पुनर्निरीक्षण। ये एक तरह से मतदाता सूची का उस तरह से निरीक्षण किया जाए जिसमें घर घर जाकर एक एक वोटर के बारे में नया फॉर्म भरा जाए और एक एक वोटर के लिए जो भी तकलीफ है उसमें डिलीट होना है, अमेंड होना है, सुधारना है, नया जोड़ना है, उसको बीएलओ घर जाकर करता है। इसलिए इसको गहन पुनर्निरीक्षण कहते हैं, क्योंकि ये एक एक वोटर के लिए होता है। वैसे आमतौर पर हर चुनाव से पहले वोटर लिस्टों में सुधार होता है, तो मतदाता अपने फॉर्म 6, 7 और 8 भर कर देते हैं, उसके जरिए होता है। लेकिन गहन पुनर्निरीक्षण में बीएलओ घर जाता है और वो एक एक वोटर के बारे में जांच करता है, इसलिए इसको एसआईआर कहते हैं। अच्छा, बिहार में जिस तरीके से लागू हुआ उसके बाद में देखा गया कि 60 लाख से ज्यादा लोगों के मताधिकार को छीन लिया गया, यानी उनके मत को डिलीट कर दिया गया। गुजरात में अगर ये लागू होगा, कितना लोग प्रभावित होंगे? बिहार में ये पहली बार इस बार को इस तरीके से लागू किया, अचानक लागू किया गया, बिहार चुनाव से पहले लागू किया गया, इसलिए इसमें लोगों को बहुत शक भी हुआ कि किस तरह से क्या किसी समुदाय विशेष या अपने विपक्षियों के वोट काटने के उद्देश्य से तो ये लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसा कई मामलों में सही पाया भी गया। जैसे उन्होंने जो अपने लिए आधार पुरावों की बात की, उन पुरावों में ऐसे कोई पुरावे नहीं थे जो एक सामान्य आदमी के पास हो। उन्होंने कहा कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का पुरावा किसके पास होता है, उन्होंने कहा पासपोर्ट, कितने % लोगों के पास पासपोर्ट है। इस तरह के जो पुरावे हैं, वनाधिकार अधिकार पत्र कितने लोगों के पास है, क्योंकि जनजातीय आबादी ही किसी भी राज्य में कितने % है, गुजरात में 14% जनजातीय आबादी है, उसमें से अधिकार पत्र कितनों को मिला है वो एक अलग। तो ऐसे पुरावे जब एक सामान्य नागरिक के पास नहीं होंगे, तो अगर उसको कोई चीज साबित करने का मौका आए तो कैसे होगा। और नतीजा यह हुआ कि 68 लाख के आसपास वोटर पहले ड्राफ्ट लिस्ट में गए, निकाल दिए गए। तमाम जन संगठनों ने, जिसमें पीयूसीएल ने, एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और उन्होंने कहा कि ऐसा पुरावा आपके पास होना चाहिए जिससे कि जो सामान्य आदमी अपनी पहचान को और स्थान को स्थापित कर सके। और इन सारे संगठनों की लड़ाई के बाद आधार कार्ड को इसमें शामिल किया गया, और जब आधार कार्ड शामिल किया गया तब यह संख्या घटकर लगभग 10 लाख के आसपास आई है। इसमें शक और भी होता है। एक विधानसभा क्षेत्र है वहां ढाका विधानसभा क्षेत्र में 80,000 के आसपास मुसलमानों के वोट काट दिए गए और पुरावा ना होने के कारण उनको यह मजबूर किया गया कि आप इससे बाहर होंगे। लेकिन जन संगठनों के प्रयासों से एक बहुत हद तक वोटरों का दोबारा से उसमें शामिल किया गया, लेकिन ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और लोगों को लाइन में लगाने का एक दोबारा से एक प्रयास हो रहा है।
अच्छा, गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया है कि 2002 के बाद के अगर आपके नाम है वोटर लिस्ट में तो आप मान्य हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि 2002 के जो दंगे हुए थे उसके बाद में बहुत सारे मुस्लिमों को पलायन करना पड़ा था मजबूरन, नरोड़ा पाटिया हो या दूसरे गुलबर्ग सोसाइटी वाले लोग हों, तो ऐसे लोगों को अब क्या किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? अभी आपको याद होगा कि इस संबंध में माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 23 सितंबर को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गुजरात को चिट्ठी लिखी, जिसमें इन्होंने एसआईआर के जो प्रोसेस शुरू करने की ट्रेनिंग थी वो शुरू कर रहे थे। तब हमने इन सारी शंकाओं को जताया। उस टाइम पर उन्होंने कहा कि एक बूथ पर, मान लीजिए मैं यहां रहता हूं तो मेरे बूथ की वोटर लिस्ट 2002 की और 2025 की बीएलओ लेके आएगा और वो उससे जांच करेगा। अगर 2002 की लिस्ट में नाम नहीं होगा और 2025 में नाम है तो आपको कैटेगरी उन्होंने बनाई कि 1987 से पहले अगर पैदा हुआ है और वोटर लिस्ट में नाम है, ऐसे करके 5 और 6 कैटेगरी हैं। तो अब जैसे मैं अहमदाबाद की बात करूं, जैसा आपने उदाहरण दिया कि नरोड़ा पाटिया में जो लोग 2002 के दंगों में थे वो शायद वहां वोटर थे, लेकिन अगर वो अब वहां से विस्थापित होकर जोहापुरा में आए या बापू नगर या गोमती नगर वटवा में गए तो यहाँ के वटवा की तो वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, तो फिर वो कैसे करेंगे? तब हमने ये उनको लिख के कहा, तब उन्होंने कहा कि हम पूरे शहर की वोटर लिस्ट को करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। 1 महीने के प्रोसेस में अहमदाबाद जहां 70 लाख की आबादी हो और 70 लाख की आबादी में कैसे एक बूथ लेवल ऑफिसर इतने सारे इलाकों की वोटर लिस्टों को कैसे पढ़कर 2002 की वोटर लिस्ट के साथ 2025 को बैलेंस करेगा? दूसरा बहुत मसला है, मैं जहां रहता हूं ये सोसाइटी ही 2002 में नहीं बनी थी, ये 2002 के बाद सोसाइटी बनी, तो यहां तो 2002 की वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा। अब 2025 में है, मैं जेन्युइन वोटर होते हुए भी मैं एक डाउटफुल वोटर हो जाऊंगा, मैं किसी दूसरी कैटेगरी में चला जाऊंगा, मुझे साबित करना पड़ेगा। तो ये जो अर्बन इलाकों की समस्याएं हैं, जो बड़े शहरों की समस्याएं हैं, उसकी तरफ चुनाव आयोग ने नहीं किया। यहां बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं, दूसरे जिलों के लोग रहते हैं, कोई अमरेली से आया है, कोई जूनागढ़ से आया है, कोई बोटाद से आया है। अब एक दूसरा इशू ये भी है कि मान लीजिए कि मैं बोटाद के एक गांव में रहता हूं और मैं अपना वोट वहीं रखना चाहता हूं, हाल में मैं अपने काम धंधे या नौकरी के लिए अहमदाबाद के किसी इलाके में रहता हूं, तो क्या ये इस एसआईआर में इस तरह का कोई प्रोविजन होगा कि मैं अपना वोट बोटाद के उस गांव में सुरक्षित कर सकूं जहां मैं रहना चाहता हूं? तो इसकी भी क्लैरिटी चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं की है। तो ये बहुत सारे लिटिगेशन को पैदा करेगा, ये झगड़ों को पैदा करेगा। आपको डाउटफुल वोटर बना दिया जाएगा, जेन्युइन होते हुए आप डाउटफुल होंगे और फिर आपको केस साफ करने के लिए आपको कलेक्टर के यहाँ जाना पड़े और फिर उसकी पैरवी करने पड़े। लोग यहाँ नौकरी करने आए हैं, आप तो एक डाउटफुल वोटर बना के उनका वोट का अधिकार छीन लेंगे और फिर वो नौकरी करे कि अपने वोट के अधिकार को साबित करने जाए। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो यहाँ पर अभी सामने आएंगे। अच्छा मुजाहिद साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि मुस्लिम इलाकों में जब चुनाव होते हैं तो लोगों को वोट दिलवाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है कि मुस्लिम इलाकों की जो वोटिंग फीस दी है उसे बढ़ाया जाए। अभी तक तो तमाम तरीके की चीजें होने के बाद भी वोट प्रतिशत बढ़ता नहीं था। अब इस तरीके से दिक्कतें, आपको डाउटफुल वोटर बनाया जा रहा है, वोटिंग डालने के लिए आपके पास से बहुत सारे प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, इससे कितना उस प्रतिशत में गिरावट होगी? अभी तो ये डाउटफुल वोटर बनाकर जब ये वोट कट जाएंगे तो प्रतिशत से ज्यादा तो हमारे वो संख्या ही घटा दी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है, मैं जेन्युइन वोटर होते हुए डाउटफुल वोटर कहलाऊंगा और डाउटफुल वोटर में कितने लोग अपना केस कलेक्टर के यहाँ ले जाकर लड़ेंगे और उसमें से कितने वापस होंगे? क्या हमारे समाज, हमारे नागरिक, हमारा प्रदेश इतना शिक्षित है कि वो इस तरह के मुकदमों को कर सके? वो कितने लोग अपनी नौकरियां, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो यहाँ पर मजदूरी किसी साइट पर काम कर रहे हैं, जो ईंट और भट्टे पर काम कर रहे हैं, वो क्या अपना केस लड़ने के लिए 4 दिन खर्च करके क्या कलेक्टर ऑफिस आएंगे? तो ओवरऑल जो है कि गरीबों का जो वोट है, उसमें भी खास तौर पर जो मुस्लिम इलाकों के वोट हैं, वो सिस्टमेटिकली डाउटफुल हो जाएंगे। अब हम सब जानते हैं
मुसलमानों में शिक्षा का स्तर की बात है, मुसलमानों में जागरूकता की बात है। तो इन सारे चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये सरकार की एक साजिश सफल हो जाएगी कि ये यहाँ पर अगर 30,000 40,000 ऐसे इलाकों के वोट काट दिए जाएं तो आपके परसेंटेज से भी उनकी हार और जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके लिए हम सबको सजग रहने की जरूरत है कि एक भी जेन्युइन वोटर कटना नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने सितंबर में कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, अभी भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि जो जो दूसरे सवाल हैं, दूसरे जिलों से आने वाले लोग हैं, दूसरे इलाकों से आने वाले लोग हैं, उन लोगों के वोटर का क्या होगा। अच्छा, मुझे सब एक सवाल ये उठता है कि मुस्लिम वोट या मुस्लिम वोटर, जिसे हार्डकोर वोटर कहा जाता है, वो कोई भी एक राजनीतिक पार्टी का हो। अक्सर कहा जाता है कि भाई मुसलमान जो है वो कांग्रेस का वोट बैंक है, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीडरशिप एसआईआर को लेकर अभी तक कुछ बोल ही नहीं रही है, चुप्पी साध के रखा है। इसे कैसे आप देखते हैं? ये एक जागरूकता का और शिक्षित होने के स्तर की बात है। आपको याद होगा कि जब आपने उस पर स्टोरी भी की थी, जब हमने 23 सितंबर को कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी, तो तमाम गुजरात के मुस्लिम इलाकों के नेता पूछ रहे थे, अभी तो ये प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ है। तो ये आपके राजनीतिक दलों के चौकन्ना होने की बात है, क्योंकि ये कोई भी प्रोसेस से पहले राजनीतिक दलों को बैठकों के लिए बुलाया जाता है। वो बैठकों को सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये इस बात का प्रमाण है। राजनीतिक दल वहां बुलाए जाते हैं, कोई सामुदायिक लीडर्स को वहां नहीं बुलाया जाता। पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनाव आयोग मीटिंग्स के लिए बुलाता है। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक दलों के लोग इस तरह की बैठकों को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि दूसरे, अगर आप जिसको हम अपना विपक्ष मानते हैं, वो लोग इस तरह की सभी बैठकों को बहुत ही संजीदगी से लेते हैं और अपनी पूर्व तैयारी करते हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि हम लोगों को पता लगा और हम लोगों ने तत्काल उस पर चिट्ठी लिखी, तो उसमें जो 2-3 डाउट थे, जैसे वो पहले सिर्फ बूथ की लिस्ट देने वाले थे, हम लोगों की चिट्ठी के बाद वहां पर कलेक्टर्स ने ये तय किया कि नहीं, हम पूरे शहर की वोटर लिस्ट बीएलओ को देंगे 2002 की। तो ये एक आपके सजग होने के अपने प्रयास करने का नतीजा था कि एक बड़ा हिस्सा इस प्रोसेस से, डाउटफुल प्रोसेस से होने से बच पाया। अच्छा, कुछ मुस्लिम नेता जो है वो मुसलमानों का ठेका लेकर बैठे हो, ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप इस पार्टी को वोट नहीं दिए तो आप सच्चे पक्के मुसलमान नहीं। इतनी बड़ी आफत आ रही है, लोगों के मताधिकार पर खतरे का साया मंडरा रहा है, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर यही लोग फिर बाद में वोटिंग लिस्ट से उनका नाम कट जाए तो जाहिर सी बात है उस उम्मीदवार की हार होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसी चीजों पर भी बात करनी चाहिए? बिल्कुल बात करनी चाहिए, और राजनीतिक दल को वोट देना न देना हमारे मुसलमान होने का सबूत बिल्कुल नहीं है। और इस बात को मुस्लिम जो भी ठेकेदार जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो समझ लें कि किसी भी एक पार्टी को वोट देने से हम मुसलमान होंगे, तो नाउजुबिल्लाह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। हम राजनीतिक दल को वोट देते हैं, वो हमको अपने राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक कारणों के आधार पर वोट देते हैं। हम अपने सामाजिक आधार पर किसी भी राजनीतिक दल को वोट देते हैं, लेकिन किसी एक दल को वोट नहीं देने से आप मुसलमान नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इस्लाम पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, आपको इस्लाम समझने की ज्यादा जरूरत है। और उन राजनीतिक दलों को जिनके लिए आप ये बात कर रहे हैं, वो लोग अगर इस एसआईआर में प्रोएक्टिव अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि वो हमारे वोटरों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि वाकई में वो हमारे समाज के साथ खड़े हैं। ये एक पहचान का एक बड़ा नमूना भी होगा कि आप कितनी संजीदगी के साथ इस प्रोसेस में होने वाली गड़बड़ियों का विरोध कर रहे हैं, इस प्रोसेस में होने वाली गड़बड़ियों को लेके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उसमें लगा रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वह राजनीतिक दल सिर्फ मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के साथ वो नाइंसाफी कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में खड़ा हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या एक साजिश के तहत ये सारी चीजें हो रही है कि मुस्लिमों की सियासी कद तो पहले ही काफी कम है, अब उनके वोटिंग फीसद को भी घटा दिया जाए? चुनाव आयोग की भूमिकाओं को लेकर बहुत सवाल उठते रहे हैं और अभी भी भूमिकाओं को लेकर सवाल उठने चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बिहार में कोशिश की, जिसका मैंने एक विधानसभा क्षेत्र ढाका का उदाहरण दिया, 80,000 के आसपास मुसलमानों के वोट काट दिए गए। इसी तरह से अगर आप डिलिमिटेशन का प्रोसेस देखें, डिलिमिटेशन के प्रोसेस में नियमों के खिलाफ जाके चुनाव आयोग ने वार्डों का
पुनर्सीमांकन किया है, विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन किया है। और वोटर लिस्टों को बनाने और वोटर लिस्ट डिलीट करने में, अगर आपको याद हो 2012 में डिलीट का स्टैंप लगकर वोटर लिस्टों पर आया था, जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों के वोट डिलीट कर दिए गए थे। तो वोटर चुनाव आयोग की भूमिका पहले से संदिग्ध रही है इसमें, और इस बार भी संदिग्ध इसलिए है कि बिहार में उनका जो रोल था वो बहुत डाउटफुल था। ऐसे दस्तावेजों को शामिल करना जो आम लोगों के पास ना हो, ऐसे दस्तावेजों को शामिल करना जो आम मुसलमानों के पास ना हो, एक नागरिक के पास ना हो, ये बताता है कि आप उन गरीबों के वोट को काट देना चाहते हैं। सेम यही है कि इलेक्शन से जस्ट पहले करना, जब यहां पर कॉरपोरेशन का चुनाव है, यहां विधानसभा का भी चुनाव नहीं है, कॉरपोरेशन का चुनाव जनवरी फरवरी के बीच में है, इस बीच में करना और जनवरी फरवरी के बीच में वोटर लिस्ट का आना, तो क्या ये चुनाव ना कराने के लिए एक प्लान सिस्टम है? क्योंकि यहाँ पर 8 महानगर पालिकाएं, 8 के बजाय अब जो 13 हो गई हैं उनका, और 80 के आसपास नगर पालिकाओं के चुनाव है। तो इसका मतलब वो चुनाव अब आगे ढकेले जाएंगे या वो चुनाव पुरानी वोटर लिस्टों पर आएंगे, क्योंकि तब तक तो फाइनल नहीं हो पाएगी। तो ये डाउट लोगों के बीच में भी क्रिएट करता है, लीडरशिप के बीच में भी क्रिएट करता है। तो भूमिका तो संदिग्ध है, समय के चयन को लेकर भूमिका संदिग्ध है। यहां पर इसका मतलब हम 2 से 3 महीने एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएंगे सब जगह, तो ये सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधित्व को उसके मूल्यों को कम करके उसकी जगह पर अपने अफसरों को अपने हिसाब से करने के लिए नियुक्त करने की एक यहां पर साजिश हो सकती है, और जिसको हम अभी आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लोग जागरूक रहेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग सही से पूरा करा पाएंगे, और हम लोग माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, और इसके लिए हमने पूरे जिलों में अपने साथियों को लगाया है। शुक्रिया मुजाहिद साहब। ऐसा कहा जाता है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आम लोगों के प्राथमिक सुविधाओं को हल किया जाए, लेकिन बीते कुछ सालों से ये सरकार वोटबंदी के नाम पर लोगों को लाइनों में लगा रही है। बीते दिनों आपने देखा कि उम्मीद पोर्टल पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को वक्फ की संपत्तियों को रजिस्टर कराने के लिए लोगों को लाइनों में लगा रही है। अभी वो सिलसिला खत्म भी नहीं हुआ था कि SIR लागू करके एक बार फिर से लोगों को लाइनों में लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी संवैधानिक अधिकारों को भी छीनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मताधिकार का जो अधिकार है वो संविधान ने दिया है। अगर ऐसे में उनके इस अधिकार को छीन लिया जाए तो साफ तौर पर कहा जाएगा कि ये लोकतंत्र की कमजोरी नजर आएगी, क्योंकि इस देश में रहने वाले लोग यूपी बिहार से या मुंबई से या गुजरात से एक दूसरे जगह पर सफर करते हैं, अपना काम काज करते हैं। ऐसे में अगर उनके मताधिकार को इस तरीके से छीन लिया गया तो यकीनन ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसे में हम तमाम को ये सोचने की, इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत महसूस की जा रही है।